कैसे हो भाई मनन? अरे थैंक यू मनन, थैंक यू वेरी मच। DP 67 18 68 16 66 थर्ड। थैंक यू फॉर 100K के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये जो 100K हुए हैं ये मेरे नहीं है, है ना, और आप हम सब के हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इसका पर्पस क्या है, इसका मैं पर्पस बताता हूँ। मैं कुछ करना चाहता हूँ, है ना, मतलब हम लोग कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझको बड़ी कम्युनिटी बनानी है, बिग कम्युनिटी, तो बिग इम्पैक्ट क्रिएट करना है ना। मतलब इम्पैक्ट तो मेरा उसका यूट्यूब चैनल का जो मकसद है ना, द एम ऑफ माई यूट्यूब चैनल इज, मेरे यूट्यूब चैनल का मकसद है SSS, ये एम है। ये S का मतलब है शिक्षा, शिक्षा मतलब एजुकेशन। ये S का मतलब है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, गुड हेल्थ रहे। और थर्ड जो S का मतलब है वो है सेवा, हेल्पिंग अदर्स। तो सेवा और ये स्वास्थ्य मतलब हेल्थ और शिक्षा मतलब एजुकेशन, ठीक है। थैंक यू क्रिस। तो एक काम ये करना है आज, चलो अभी मैंने अभी ऑफलाइन बैच में क्या किया है, ठीक है। ऑफलाइन बैच में मैंने क्या किया है कि मेरा एम जो है ना, मेरा एम अभी क्या है, मेरा नहीं हमारा एम, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गए, 10 लाख काओ। इतने तो काओ को अपने को फीड करना है, गौ माता को, है ना। और सेकंड एम है एजुकेशन, यानी हमें एजुकेट करना है ना, एजुकेट करना है हमको। 1 लाख बच्चों को, 1 लाख बच्चों का एजुकेशन देना है और 10 लाख गायों को हरे चारे की पुली बांटनी है ना। अब ये कैसे पूरा होगा, है ना, अब ये कैसे पूरा होगा 1 लाख बच्चों का एजुकेशन बाय रोड स्कूल। और राजभर वेलफेयर ट्रस्ट, है ना। तो अभी कल मेरे पास ऑफलाइन में, थैंक यू राजेश, ऑफलाइन में सारी 12th क्लास की गर्ल्स आई और उन्होंने कहा कि सर हम लोग है ना, मतलब आपके साथ एसोसिएटेड हैं लेकिन और जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने उनसे है ना एक वादा लिया, जो मैं तुमसे भी लूंगा आज वादा, है ना। मैंने कहा तुम जब जिस भी कॉलेज में जाओगे, अभी आउट ऑफ 1 लाख हमने कितने स्टूडेंट पढ़ा दिए, 440 स्टूडेंट। हम किन बच्चों को पढ़ाते हैं, जो रोड किनारे रहते हैं, जो बच्चे एजुकेशन स्ट्रीम में नहीं है, जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, उनको हम बेसिक एजुकेशन देते हैं, ठीक है ना। तो 440 पढ़ा चुके हैं और 99,000 से ज्यादा अभी पढ़ाने बाकी हैं। तो 12th की सब गर्ल्स से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं चलो एक काम करते हैं। मैंने कहा आप जिस भी कॉलेज में जाओगे, सपोज करो आप IIT बॉम्बे में गए, IIT दिल्ली गए, NIT गए, बिट्स गए, जहां भी गए, तो जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपको वीकेंड में क्या करना है, वीकेंड में एक स्कूल ओपन करनी है ना। स्कूल किसके नाम से ओपन करनी है, आपके दादाजी के नाम से। जैसे मान लीजिए आपके दादी जी का नाम है इंदुबाई, तो स्कूल का नाम होगा इंदुबाई रोड स्कूल बाय राजभर वेलफेयर ट्रस्ट, है ना, पावर्ड बाय राजभर वेलफेयर ट्रस्ट। आपको क्या करना है, और साथ में एक बोर्ड वगैरह जो है, अगर आप नहीं ले सकते हम प्रोवाइड करा देंगे, बोर्ड और बेसिक मार्कर वगैरह। तो आपको बोर्ड लेके जाना है और ऐसी बस्ती में जाना है जहां पे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, स्पेशली जहां पे मजदूर वगैरह रह रहे हैं, वहां जाके उनको वीकेंड में आपको पढ़ाना है ना। तो 1-1 घंटा आपको वीकेंड में पढ़ाना है। आपको स्कूल को मैं नंबर दूंगा
कि जैसे मान लीजिए आप नागपुर में पढ़ा, बॉम्बे में पढ़ा रहे हैं, तो आपका स्कूल का एक नंबर होगा कि स्कूल नंबर 100 और इन फॉर माई ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर उनके नाम से। इस तरीके का मेरा एक विजन है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको भी एक वादा करना है, एक रोड स्कूल आपको चलानी है ना, एक रोड स्कूल चलानी है और कुछ बच्चों को, एटलीस्ट 10 बच्चों को आपको एजुकेशन देनी है। ये कब करना है? जब आप कॉलेज में जाओगे, और उसमें भी वीकेंड में, और फर्स्ट ईयर में करना है। सेकेंड ईयर में जब आ जाओगे तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को बोलना है कि भाई तुम लोग है ना एक एक स्कूल ओपन करो। तो अपन ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 4 रोड स्कूल चल रही है अभी, इसको अपने को थाउजेंड्स में ले जाना है ऐसे। तो इस तरीके से अपन इंडिया के बहुत सारे बच्चों को मेन स्ट्रीम में ला पाएंगे, समझ गए? तो क्या तुम वादा कर रहे हो कि हम एक रोड स्कूल चलाएंगे? आने वाले आपको 10 साल में, 10 साल का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। चाहे कॉलेज में चला लेना, कॉलेज के बाद जॉब में चला लेना, लेकिन मैं सोचता हूं कॉलेज में चलाओ तुम, कॉलेज में टाइम ज्यादा होता है हमारे पास। तो अपने रोड स्कूल का नाम लिखो, किसके नाम से चलाओगे? अपने दादाजी, दादी जी, मामा जी, मामी, नाना, नानी, भगवान, गुरु, कि जिसको भी मानते हो उसके नाम पे। कॉलेज में तो जाओगे यार, क्यों नहीं जाओगे? तो जो करेंगे वो यस सर लिख दें। सीमा गुप्ता ने लिखा आई प्रॉमिस, प्रीत ने लिखा आई प्रॉमिस, दिव्यांशी ने कंफर्म, आन्या ने लिखा है कॉलेज में जाने दो, धूर गुप्ता पक्का करेंगे आई प्रॉमिस। थैंक यू अनिकेत, आई प्रॉमिस। पहला एम करना है कॉलेज के लिए, कॉलेज में जाने के बाद ही करना है, अभी सोच बनानी पड़ेगी आफ्टर कॉलेज। सैलानी, चांद स्कूल, भारत सिंह रोड स्कूल, वेरी गुड। राम रानी रोड स्कूल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। श्री राधे रोड स्कूल, गुड। श्रीजी रोड स्कूल, रामानंदन रोड स्कूल, ओके। एम एस चौहान पाठशाला SSS, 100% श्योर, धुर चौधरी, गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। अब बताओ कौन सा डीपीपी में कौन सा डाउट था तुम्हारा? 67 डीपी का। हाँ, कौन सा डाउट है बताओ? DSS रोड स्कूल, PJ सर रोड स्कूल, चलो बताइए, गुड। रघुनाथ, राम नारायण, जय श्री राम रोड स्कूल, DSS रोड स्कूल, बाबा रामदेव जी स्कूल, बहुत सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे लग रहा है कि 1 लाख का ड्रीम अपन अचीव कर लेंगे। मैं आपको गूगल शीट भी दूंगा, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। चलो 67 का 18, 67 का 18 जो है ना, ये n पे प्लस है ना, एक C पे प्लस है और एक n पे प्लस है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? C प्लस और n प्लस में C प्लस ज्यादा स्टेबल होगा ना भाई। C प्लस इज मोर स्टेबल, नंबर ऑफ बॉन्ड तो सेम है, C प्लस ज्यादा स्टेबल है, बस समझ गए। 68 का 16, 68 का 16 भी हो गया भाई। ये n माइनस है और C माइनस है, तो नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, तो n माइनस इज मोर स्टेबल देन C माइनस। ठीक है, ओके। और बताओ 67 का लास्ट, इसका लास्ट का देखो, सबसे पहले स्टेबल तो B है, B माइनस है ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, फिर होगा हमारा A, फिर होगा C। वाई A इज मोर देन C? क्योंकि ये C डबल बॉन्ड हो, कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? माइनस आई, माइनस आई से नेगेटिव क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, तो A इज मोर देन C।
ठीक है, चलो थैंक यू पार्थ। 68 का 10, चलो टेस्ट का लिंक मुझे बताओ। 68 का 3, 68 का थर्ड, ये देखो O प्लस इनकम्प्लीट ऑक्टेट हाईली अनस्टेबल है। एक C प्लस O प्लस इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज हाईली अनस्टेबल, है ना। इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ऑक्सीजन का, तो O प्लस इनकम्प्लीट ऑक्टेट इज हाईली अनस्टेबल। डीपीपी आंसर टेलीग्राम पे डले हुए हैं, ऑलरेडी डले हुए हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। कौन सा वाला? 68 का 16, हाँ ठीक है। कौन बोल रहे हो? 68 के 16 में देखो, सबसे पहले क्या देखना है अपने को? मोर कोवलेंट बॉन्ड। तो 68 के 16 में देखो, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया ना। तो यहां पे मोर कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड भी ज्यादा है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया। तो इसका मतलब सेकंड इज मोर स्टेबल। गॉट इट? चलो 66 का 3, 66 का अब आगे जाने के पीछे मत पूछा करो। हाँ, ये मैं अगली क्लास में बताता हूँ तुम्हें ना, मॉडल लाना पड़ेगा। ये तुम्हारा डाउट है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना एक बार, मॉडल लेके आऊंगा। ठीक है, चलो सारे सब्जेक्ट का होमवर्क पूरा किया और 5 महीने, आज मूवी देखी 5 मिनट बाद। गुड, ठीक है, ओके। दूसरे बच्चों से पूछो। दीपक, हाँ 68 का 19 का आंसर गलत है, हाँ उसको सही कर लो। ये आंसर आएगा BAC। ये 68 के 19 में आप करेक्शन कर लो। आगे बढ़े, ओके चलो स्टार्ट करें। गुड। तो पिछली क्लास में हमने कहां तक पढ़ा था? ये कि जनरल ऑब्जर्वेशन नोट किया आपने बैकन? हाँ, ये नोट करो। ये SPTR मतलब स्पेशल पॉइंट टू रिमेंबर, या स्पेशल पॉइंट टू रिमेंबर। तो हमने क्या पढ़ा था? टू डिटरमाइन जनरल स्टेबिलिटी। अगर हमको स्टेबिलिटी देखनी है, कोई फैक्टर देखना है, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ? RHI। लिखो, पहले लिखो RHI, हमने लिख लिया था। टू डिटरमाइन रिलेटिव स्टेबिलिटी, वो अभी आज के एग्जाम्पल में ले लेंगे हार्दिक। टू डिटरमाइन जनरल स्टेबिलिटी वी हैव टू फॉलो द सीक्वेंस RHI। ये सब लिख के लिखो। यानी हमको पहले रेजोनेंस चेक करना है, फिर हमको हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है, और फिर हमको इंडक्टिव चेक करना है। डन 1।
ये पॉइंट टू रिमेंबर है, स्पेशल पॉइंट टू रिमेंबर, या ओनली पॉइंट टू रिमेंबर, एक ही बात है। चलो आगे चलें। बाकी लोग भी डन वन लिखो। सुमित ने लिखा है, मनन ने लिखा है, धारी कुमार ने लिखा है, अनिका ने लिख दिया। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। वेरी गुड, ठीक है, गुड। सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर ये है, ये लिखो, कॉन्जुगेटेड डाइन्स इज मोर स्टेबल देन आइसोलेटेड डाइन्स, एंड आइसोलेटेड डाइन्स इज मोर स्टेबल देन क्यूमुलेटिव डाइन्स। ये लिखो आप। मतलब जब भी स्टेबिलिटी देखनी होगी तो पहले कौन आएगा? कॉन्जुगेटेड, फिर आइसोलेटेड, फिर आएगा क्यूमुलेटिव। लिखो, कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड एंड क्यूमुलेटिव। हम कॉन्जुगेटेड डाइन्स किसको बोलते हैं बताओ? डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, रेजोनेंस में होगा ना, ये है कॉन्जुगेटेड डाइन्स। आइसोलेटेड डाइन मतलब उनके बीच में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई रेजोनेंस नहीं है। तो ये कौन सी डाइन्स हुई भाई? ये हुई आइसोलेटेड। और क्यूमुलेटिव मतलब पास पास में, पाई बॉन्ड एडजेसेंट पे। तो सबसे पहले कॉन्जुगेटेड डाइन्स होता है। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या हुआ? रेजोनेंस में, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, मतलब सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड। तो व्हाई इट इज मोर स्टेबल? बिकॉज इट इज, मेरे साथ साथ लिखो, बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। एंड व्हाई क्यूमुलेटिव इज अनस्टेबल? क्यूमुलेटिव मतलब पास में, एडजेसेंट पे, 1 2 पोजिशन पे। 1 2 पे होगा, 1 पे पाई बॉन्ड, 2 पे पाई बॉन्ड क्यूमुलेटिव, 1 पे पाई बॉन्ड एंड 3 पे पाई बॉन्ड, ये क्या हो गया हमारा? कॉन्जुगेटेड। 1 पे पाई बॉन्ड एंड 4 पे पाई बॉन्ड, 1 एंड 4, ये हो गया आइसोलेटेड। तो ये क्यूमुलेटिव इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ पाई पाई बॉन्ड रिपल्सन। ये दोनों क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। इसको लिखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये किस चीज का ऑर्डर है? Conjugated, isolated and cumulative. डन टू लिखो। अग्नेश्वर, स्वस्तिक, आरती सबने लिख लिया। मनन, अल्फा हाइड्रोजन की डेफिनेशन हार्दिक, कार्बन डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा कार्बन। बस अभी एग्जांपल लेंगे। इतना, ये तुम स्टेटमेंट लिख रहे हो ना, एक स्टेटमेंट लिखो हार्दिक, कार्बन डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा कार्बन, बस। ओके ठीक है, चलो अब बताओ, कंपेयर स्टेबिलिटी, कंपेयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी है।
पी क्यू आर एस कर लेते हैं, ये पी है, बताओ ए मोर स्टेबल है या बी मोर स्टेबल है? ऐसे ही क्यू है, इसमें बताओ ए मोर स्टेबल है या बताओ बी मोर स्टेबल है, बताओ। कमेंट में आंसर लिखना है साथ साथ में। किसी और दिन बताएंगे रेहान। एस में ए मोर स्टेबल है या बी मोर स्टेबल है? क्या आंसर रहेगा? ये सब हो जाए तो फिर लिखना है डन 3। कोई नहीं त्रिनव, पी क्यू आर, आर इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं दोनों, ध्यान से देखो। अनय चतुर्वेदी ए बी बी बी। डन 3 हो गया। चलो फर्स्ट में बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट में बी इज मोर स्टेबल बिकॉज डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, वहां लिखना है आपको बी इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब क्यू में बताओ, क्यू में क्या होगा? क्यू में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, देखो ये रेजोनेंस हो रहा है ना पूरा, ये रेजोनेंस है, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, रेजोनेंस। या बोलो ये कॉन्जुगेटेड डाइन है और ये आइसोलेटेड डाइन्स है। आर में बताओ, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, नहीं है आर में, फर्स्ट नहीं, आर में कौन है? सेकंड। कैसे? डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस हो रहा है यहां पे, है ना? तो ये क्या हो रहा है बताओ? रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा एच। और यहां पे क्या हो रहा है? ये हो रहा है यहां से यहां, ये रेजोनेंस प्लस 10 अल्फा एच।
तो पहले आप रेजोनेंस देखो, ये रेजोनेंस है ना, उसके अलावा ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, 10 अल्फा एच है, और ये कितने अल्फा एच है, 2 अल्फा एच। एस बताओ। एस में कौन होगा भाई, बी इज मोर स्टेबल बिकॉज क्यूमुलेटिव डाइन इज अनस्टेबल। ये तो क्यूमुलेटिव है ना, ये ज्यादा स्टेबल है। अब टी में बताओ। टी में देखो ये कॉन्जुगेटेड नहीं है, आइसोलेटेड डाइन्स है, यानी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस नहीं हो रहा तो फिर क्या देखेंगे, अल्फा। तो इसके कितने अल्फा है भाई, इसके एल्कीन के हैं 7 अल्फा, इसके कितने अल्फा हैं, 2 और 2। कार्बन डायरेक्टली अटैच विद फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा कार्बन, है ना, तो 7 और 4। इसमें इसके ये अल्फा हैं, ये अल्फा हैं, तो कितने अल्फा हुए भाई, 3 अल्फा। ये कितने हुए, 3 अल्फा। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल, है ना। अब लास्ट वाला कैसे होगा बताओ। ये हो रहा है हमारा रेजोनेंस, और रेजोनेंस क्या, पहले आप रेजोनेंस पे एक सर्किल बना लो कि ये रेजोनेंस है, +7 अल्फा। इसमें ये हो रहा है रेजोनेंस अल्फा अल्फा, यानी रेजोनेंस +3 अल्फा। अरे थैंक यू मनन। ऑल डन, है ना, मतलब थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। डन 3, आगे बढ़े। तो कितने लोगों के ऑल करेक्ट है, मनन का, आरुष का, उत्सर्गा, देवनाथ, सौभाग्य, आरव शर्मा, ग्रीस शर्मा, सौभाग्य, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। कैटायन की स्टेबिलिटी पे आएंगे वापस, है ना। अब नेक्स्ट लिखो, ये लिखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एप्लीकेशन ऑफ आरएचआई पढ़ेंगे, है ना। लिखो एप्लीकेशन ऑफ आरएचआई। हाँ सूरज प्रिंस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो पहला लिखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाँ योगेश, हिमानी, गुड। आरती 1 करेक्ट, 1 रॉन्ग, ठीक है। तो पहले लिखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, HOH। HOH का मतलब क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब आप ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या है, हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, यानी अगर हम हाइड्रोजनेशन करते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ H2, हीट रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ H2, और हम कह सकते हैं हीट रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना। इसको लिखो जरा, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ये एल्कीन है, इसमें आप H2 डालोगे, ये सब मेटल क्या है, मेटल इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट, है ना। तो एल्कीन में H2 डालोगे तो एल्कीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, एल्कीन विल कन्वर्ट इनटू एल्केन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे एक्सोथर्मिक, है ना। अब ये बताओ कि ये पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो रहा है, ब्रेक कौन सा हो रहा है, पाई, और बन कौन सा रहे हैं बताओ, सिग्मा। तो इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। व्हाई इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये देखो पाई ब्रेक हो रहा है और ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड होता है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है सिग्मा। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, हीट रिलीज होगी, है ना। तो सपोज करो आपने जब ये रिएक्शन किया 50 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज हुई, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 50 किलो जूल। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, आपको मॉड वैल्यू लेनी है, तो हम कहेंगे 50 किलो जूल इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये समझे आप कि वाई इट इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, है ना। तो इसको लिखो जरा, ठीक है, शेयर कर देंगे आदित्य वापस।
लिखो इसको जरा। हाउ डू यू नो इट इज रेजोनेंस? वो एक्सपेरिमेंटल डेटा, रेजोनेंस एनर्जी के डेटा है हमारे पास। पहले इसको लिखो जरा, डेफिनेशन लिखो पूरी। हाँ, ये काम कैसे ये मैकेनिज्म है अपने सिलेबस में आगे, कैसे काम करता है ये मैकेनिज्म है पूरा। मेटल के सरफेस पे H2 लग जाता है ऐसे, जैसे होता है ना सरसों की वो खेत देखा है, खेत धारिया, खेत में जैसे वो फसल लगी होती है ना, वैसे खेत ही से उसको मान लो मेटल फसल जो लगी है ना, जो फसल लगी है ना, ऐसे H लगे रहते हैं, फिर वो एल्कीन आगे उस पर अटैच हो जाता है। इन शॉर्ट ये समझ लो कि ये मेटल क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड को वीकर कर देता है ताकि आराम से रिएक्ट कर जाए। तो ये मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है, इसी साल पढ़ेंगे। देखो, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस because of formation of sigma bond and cleavage of weak pi bond. थैंक यू आरुष। फिर ये लिख के लिखो डन 5। लिख लिया जी। उसी के बाद आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन करेंगे। पहले लिखो फटाफट। डन 5 है, 4 है। डन 3 है, डन 5। ठीक है डेविस, वेरी गुड। हाँ, खुद हट जाता है, खुद के मेटल पे कुछ नहीं होता है। 4 है, दारिया 4, डन 4। गॉट इट? ठीक है, चलो अब ये डेटा देखो। सबसे पहले केस 1 देखो, कुछ डेटा देखते हैं। डेटा से हमको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली कैसे रिएक्शन हो रही है। पहले आप एक बार अच्छे से सुनना उसको। हमारा ये एक एल्कीन है, इसके ये अल्फा है, ये अल्फा है, अल्फा। इस तरफ एनर्जी है, इस तरफ ये प्रोडक्ट है। क्या प्रोडक्ट है? आइसोपेंटेन, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस एल्कीन में जब हमने H2 ऐड किया तो एल्कीन में H2 ऐड हो गया, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन बना। इसके कितने अल्फा H हैं? 9 अल्फा H। इस एल्कीन में कितने अल्फा H हैं? 5 अल्फा H, है ना। और इसमें जब H2 ऐड किया तो इससे भी ये वही प्रोडक्ट बना, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे ये वाला एल्कीन के कितने अल्फा H हैं बताओ? 1 अल्फा H। इसमें भी H2 ऐड किया तो क्या बना? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब बताओ, ये 9 अल्फा, 5 अल्फा, 1 अल्फा, तो सबसे अनस्टेबल कौन है? सबसे अनस्टेबल कौन है ना। यानी ये है वो हमारा सबसे अनस्टेबल एल्कीन। ये समझ में आ रहा है? वाई इट इज अनस्टेबल? बिकॉज ऑफ 1 अल्फा H, है ना। और ये सब एल्कीन क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजनेट होके एल्केन बना रहे हैं। ये भी एल्केन बना रहा है, ये भी एल्केन बना रहा है, लेकिन तीनों सेम एल्केन बना रहे हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। यानी तीनों का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट क्या है? हमारा सेम है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो इसने कितना हीट रिलीज किया? 113। अगर मॉड वैल्यू लेना, यानी 113 हीट रिलीज किया। इसने कितना रिलीज किया? 119। इसने कितना रिलीज किया? 127। तो सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका हुआ? सबसे ज्यादा हुआ इसका, 1 अल्फा वाला। मोर द अनस्टेबल एल्कीन, मोर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, है ना। तो मतलब अपन ये कहेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कैसे? कि भाई जितना स्टेबल एल्कीन होगा ना, उसकी एनर्जी कम होगी और सबका प्रोडक्ट सेम है ना। तो ये जितना स्टेबल होगा वो कम हीट देगा, ये अनस्टेबल है थोड़ा ज्यादा देगा, वो अनस्टेबल है वो और ज्यादा देगा। यानी मोर द अनस्टेबल एल्कीन, मोर विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो क्या है? हमारा सेम बन रहा है। गॉट इट? समझे आप? यानी ये चीज कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। बस ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल हुआ तो थोड़ा कम हीट देगा। अनस्टेबल हुआ, अनस्टेबल मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई, और अनस्टेबल हुआ और एनर्जी बढ़ गई, तो प्रोडक्ट सेम बन रहा है। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना, क्योंकि सारे प्रोडक्ट जो है वो सेम है।
मीन्स इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब आते हैं हम लोग, आते हैं, ठीक है, सेकंड केस पे आओ। इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डेटा देखो, ये कितना हीट रिलीज कर रहा है 120, ये कितना रिलीज कर रहा है 232। तो बताओ ऐसा क्यों? ये 120 रिलीज कर रहा है, ये 232 कर रहा है, ऐसा क्यों? मोर पाई बॉन्ड, मोर विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतने ही ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, है ना? कैसे? क्योंकि जब हम एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो कितने सिग्मा बनेंगे? हमने इस पाई को ब्रेक किया तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने भाई? ये 2 नए सिग्मा बने। इसमें यहां पे यहां सिग्मा 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 सिग्मा, तो हम कहेंगे मोर पाई बॉन्ड मोर सिग्मा बॉन्ड विल फॉर्म, है ना? मोर पाई बॉन्ड मोर सिग्मा विल बी फॉर्म, मोर विल बी द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और डेटा कैसे पता चल रहा है? देखो 120 पाई बॉन्ड बढ़ गया तो 232 हो गया। तो अब पीछे आते हैं, है ना? यानी अगर पाई बॉन्ड ज्यादा है, मोर पाई बॉन्ड है, तो मोर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये बात समझे आप? ठीक है। देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी नहीं है अग्निश्वर। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब कितनी हीट रिलीज हुई। बॉन्ड ब्रेक करना तो मतलब वो काइनेटिक्स है, वो अलग चीज है। हमें एक रिएक्शन किया, कितनी हीट रिलीज हुई, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ, ये वाला स्टेटमेंट कब लगेगा? ये केस 1 कब लगेगा? ये तब लगेगा फॉर आइसोमेरिक एल्कीन विच गिव सेम प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोजनेशन। यानी वो आइसोमर्स होने चाहिए। अगर मैंने आइसोमर बोल दिया, आइसोमर मींस पाई बॉन्ड क्या होंगे आपके? सेम होंगे। ये बात समझे आप? ठीक है। यानी ये वाला केस कब लगेगा? केस 1 कब लगेगा? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी फॉर आइसोमर्स। और अगर वो आइसोमर नहीं है, अगर वो आइसोमर नहीं है, तो फिर केस 2 मोर पाई बॉन्ड मोर इज द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बात समझे आप? ये मोर कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट तो यार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए होता है भाई। तो ये बात समझे आप कि केस 1 कब लगाना है, केस 2 कब लगाना है? पोजिशनल से कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट इज सेम, बस ज्यादा पाई बॉन्ड ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और सेम पाई बॉन्ड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसको लिखो पहले। हाँ, जब प्रोडक्ट सेम आएगा, आइसोमर भी होना चाहिए, सेम प्रोडक्ट भी होना चाहिए। पहले इसको नोट करो, पहले केस 1 नोट करो। एल्काइन में भी लगे ना, एल्काइन पे भी लग जाएगा, किसी पे भी लग जाएगा जहां पाई बॉन्ड ब्रेक होकर सिग्मा बन रहे हैं। ज्यादा पाई बॉन्ड में आइसोमर कैसे होंगे? ज्यादा पाई बॉन्ड तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग हो गया ना। नोट करो, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्ट सेम बन रहा है तो जो अनस्टेबल होगा वो सेम प्रोडक्ट देगा। कब? जब पाई बॉन्ड सेम होना चाहिए। थैंक यू अनुज। डन 5 एंड अंडरस्टूड, गुड। हाँ, सिर्फ नोट करो, नोट करते वक्त अच्छे से उसको वापस समझा करो कि अच्छा ये ऐसे हो रहा है। चलो अब केस 2 लिखो। केस 2 लिखो, मोर पाई बॉन्ड, ये वाला केस लिखो, मोर पाई बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
केस 2 लिखो, मोर पाई बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लिख लिया? यार जेई की क्लास चल रही है गोलू, यहाँ पे एनडीए की बात अपन यहां नहीं कर सकते। ये लिख के लिखो डन 6। आ गया डन 6। ये देवेश शर्मा इतनी बार डन 6 क्यों लिख रहे हो भाई? सिग्मा देव भाई उल्टा समझो, सबसे स्टेबल कौन होता है? एल्केन। एल्काइन में H2 डालते हैं तो एल्कीन बनता है, एल्कीन में H2 डालते हैं तब एल्केन बनता है। प्रीवियस साइड, चलो एक बार प्रीवियस लगा लेता हूं, ये देख लो। जिसने ये नोट नहीं किया एक बार नोट कर ले। सारा हो जाएगा एनसीईआरटी किसी साल, 11th की एनसीईआरटी पूरा इसी साल होगा। हो गया भाई डन 6, ठीक है। चलो, एक जेई एडवांस में एक सवाल आया था, जेई एडवांस में एक सवाल आया था, ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस है, कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजन पर मोल ऑफ H2। देखो हमको कभी भी पर मोल पूछा नहीं है ना, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक है, कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजन पर मोल ऑफ H2, पर मोल ऑफ H2। तो पर मोल ऑफ H2 का मतलब क्या? देखो, अगर एक पाई बॉन्ड में हीट कितनी रिलीज हो रही है? X, तो दो पाई बॉन्ड में कितनी हीट रिलीज होनी चाहिए? 2x, है ना। तो एक में हीट रिलीज हुई X, तो दो पाई बॉन्ड में रिलीज होनी चाहिए 2x। लेकिन इसमें हो रहा है रेजोनेंस। मैंने अभी आपको डेटा बताया था, इसमें 120 हीट रिलीज होती है, इसमें होती है 232। तो होना कितना चाहिए? 240 होना चाहिए, 240, है ना। 240 से थोड़ी सी कम आएगी। 240 से थोड़ी सी कम क्यों आएगी? क्योंकि वो रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इसकी एनर्जी x है, इसकी होनी चाहिए 2x, लेकिन थोड़ी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। सपोज करो थोड़ी कम हो रही है, एनर्जी इसकी 8 किलो जूल रेजोनेंस है, तो इसकी 120 होनी चाहिए, इसकी 240 होनी चाहिए, लेकिन 8 कम हो जाएगी 232। तो पर मोल हीट ऑफ हाइड्रोजन किसकी ज्यादा होगी? जितना स्टेबल होगा ना, वो पर मोल हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या देगा? कम देगा। समझ रहे हो? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब पर मोल पूछे तो मोर द स्टेबल लेस इज द हीट ऑफ हाइड्रोजन, अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होगा। समझे? इसको लिखो जरा। अरे क्या नाम, धार्य कुमार मनन, नहीं ऐसे ऐसे मत करो, यहां नोट करो सब, कोई आपस में बात नहीं करेगा। समझे आप? इसकी एनर्जी x है, इसकी होनी चाहिए 2x, लेकिन 2x से थोड़ी कम होगी बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, तो पर मोल इसकी ज्यादा होगी। ये कब करना है हमको? ये कब करना है? जब क्वेश्चन में पूछा जाए। ये स्पेशल केस है, जे एडवांस में पर मोल ऑफ H2 अगर नहीं पूछा जाए पर मोल,
तो हम लोग क्या कहेंगे, मोर पाई बॉन्ड मोर इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लिखो। तो केस 3 इज ए स्पेशल केस, ये तब होना है जब आपको पूछा जाए। डन 7 करो, डन 7। लिख लिया सबने? आर ई मतलब रेजोनेंस एनर्जी, आर इज रेजोनेंस एनर्जी, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में। जब भी रेजोनेंस होता है ना, इन जनरल समझो, जब भी रेजोनेंस होता है तो मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी अपनी कम कर लेता है, उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। अरे थोड़ा सोचा भी करो, तुम फटाफट लिख देते हो, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब थोड़ा है ना, एकदम तुरंत मत पूछा करो कोई चीजें। जब मेरे को क्लियर है तो तुमको भी क्लियर होनी चाहिए, और नहीं है इसका मतलब तुमको सोचने की जरूरत है। गिरीश शर्मा की डंस एंड क्रिस्टल क्लियर। पता ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है ये है कि टीचर जितना पढ़ाना चाह रहा है ना उतना पढ़ा ही नहीं पाता है। क्योंकि जैसे मान लो बच्चे हैं ना बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, जबकि ऑफलाइन में हमारी क्लास में 90 मिनट में 85 मिनट एक भी बच्चा कुछ नहीं बोल सकता, किसी को बोलना अलाउड ही नहीं है। क्योंकि वो जब लेक्चर चलता है ना पूरे फिल्म की तरह चलता है, तो उसको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाते हैं। अब मैंने देखा ऑनलाइन में कुछ बच्चे क्या करते हैं, 2 मिनट पढ़ते हैं, सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, मतलब वो शॉर्ट्स की तरह लेते हैं लेक्चर को। ऐसा नहीं करना है, पूरा ध्यान से सुनना है और आगे कनेक्ट करते रहना है। पूरा लेक्चर खत्म हो जाए उसको रिवाइज करना है और पक्का समझना है कि सर को आ रहा है तो मुझे भी आएगा, और उसके बाद पूछना है ये कैसे हुआ। हाँ, 2 से डिवाइड क्यों किया, पर मोल ऑफ H2 है ना, एक पाई बॉन्ड है तो डिवाइड बाय 1, 2 पाई बॉन्ड है तो डिवाइड बाय 2। चलो लिख लिया आपने, डन 7। अब क्वेश्चंस के लिए तैयार? चलो, प्रिंस का डन 7 4 बार आ गया। ये इतने सारे प्रिंस है क्या बैच में? प्रिंस का डन 7 5 बार आ गया है। 5 बार प्रिंस, मतलब हमारे बैच में 5 प्रिंस है। वाह यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। केस 2 क्या था, मोर पाई बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजन। इनमें से राजा कौन, राजा मतलब यहां राजा कोई नहीं है, मतलब मेनली केस 1 2 है, केस 3 है स्पेशल, उसको स्पेशल केस लिख देना है ना। चलो अब क्वेश्चंस करो। कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है।
लिखो इसको। लास्ट क्लास का डाउट आते लिख दिया करो। थैंक यू रितिका। आपका कोई डाउट हो ना लास्ट क्लास का, तो आप लास्ट क्लास डाउट आते ही कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। बच्चे यहाँ भी बाद में नहीं पूछते हैं, नेक्स्ट में हल्का फुल्का डाउट तुम रिवाइज करोगे 99% तो मुझे लगता नहीं डाउट आएगा, फिर भी आ रहा है तो एक पूछ लिया करो। बहुत ज़्यादा डाउट आ रहे हैं तो मतलब अपने को कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। रुद्राक्ष, अच्छा थैंक यू रुद्राक्ष। पापा को नमस्कार बोलना, पापा को आप बहुत पसंद है। थैंक यू। लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट के दो क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करना। ये एलजी वार्डे का सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। थैंक यू नादिर, ट्राई करो अच्छे से।
टाइम लो अच्छे से। हो गए? ऑल डन? डन 8 होगा। शुरू करें? चलो ठीक है। चलो पहले का आंसर क्या, आंसर बोलो सब फटाफट। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट का होगा सेकंड। इसमें 7 अल्फा है, 3 अल्फा है। तो हमने क्या पढ़ा था? फॉर सेम पाई बॉन्ड हीट ऑफ हाइड्रोजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है। बी में क्या होगा बताओ? पहले तो थर्ड होगा क्योंकि मोर पाई बॉन्ड। फिर यहां पे कितना अल्फा है? 4 अल्फा। और यहां है 8 अल्फा। तो ये होगा ना 3 2 1, है ना। और सी में भी क्या होगा? मोर पाई बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी ये सबसे फर्स्ट, क्योंकि इसके पाई बॉन्ड ज्यादा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा। इन दोनों में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इसके 10 अल्फा हैं और इसके 4 अल्फा हैं, तो ये सेम आएगा 3 2 1। ठीक है। डी बताओ। डी, अरे नहीं ऐसे कुछ मत करो, आरो मनन ध्यान रखो। 2 अल्फा, ये है 5 अल्फा,
ये है 4 अल्फा, है ना, 1 हेक्सीन, 2 हेक्सीन, 3 हेक्सीन। तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन होगा, ए सी एंड बी, ए सी बी। ई का क्या होगा, अनस्टेबल इज मोर रिएक्टिव, सिस हमारा क्या है, अनस्टेबल। अब बताओ एफ क्या होगा, व्हाट इज एफ, एफ का आंसर बताओ सब लोग। एफ का आंसर लिखो। हाँ देखो, ये कॉन्जुगेटेड डाइंस है ना, ये तो सबसे लास्ट आएगी, ये कॉन्जुगेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड है, यानी इसमें क्या है, रेजोनेंस प्लस 7 अल्फा, इसमें भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा, है ना, और ये आइसोलेटेड डाइंस है, तो ये होगा 3 अल्फा 3 अल्फा। तो इनमें से क्या होगा, ए फोर्थ वाला सबसे, 1 वाला सबसे लास्ट, और सेकेंड वाला हमारा सेकेंड लास्ट, मोर स्टेबल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब ये 3 अल्फा 3 अल्फा, 4 अल्फा 7 अल्फा, तो ये अनस्टेबल है ना भाई, यानी इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, तो 3 इज ग्रेटर देन 4। ये कौन से डाइंस है, आइसोलेटेड, ये पहले आएंगे, और इसमें ये अनस्टेबल है, ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, अब लास्ट वाला बताओ, जी कैसे होगा बताओ। जी में क्या होगा, मोर पाई बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी ए तो सबसे पहले, क्योंकि मोर पाई बॉन्ड है, तो सबसे पहले तो ए आएगा, ए को अलग कर लो। अब आएगा बी, क्योंकि क्यूमुलेटिव डाइन अनस्टेबल है, ए के बाद आएगा बी। अब सी डी ई एफ में क्या आएगा बताओ, सबसे स्टेबल कौन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, कॉन्जुगेशन प्लस अल्फा, तो यहां हम लिखेंगे रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा। फिर एक ये भी है हमारा कॉन्जुगेटेड डाइंस, यह है हमारा रेजोनेंस प्लस 6 अल्फा एच, ये समझ में आ रहा है। और ये है हमारे आइसोलेटेड डाइंस, आइसोलेटेड डाइन मतलब ये है 5 अल्फा, और ये है हमारा 2 अल्फा, समझ गए। तो ए के बाद आएगा बी, और बी के बाद क्या आएगा बताओ भाई, ये तो लास्ट आएंगे ना, रेजोनेंस और ये रेजोनेंस वाले, सबसे लास्ट आएगा एफ, सेकेंड लास्ट कौन आएगा, सी, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड डाइंस है, सी और एफ, सी एफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कॉन्जुगेटेड डाइंस, तो ये लास्ट में, इसमें सबसे स्टेबल एफ लास्ट में। अब बताओ सी डी में कौन आएगा, सी इसमें कौन सा रह गया अपना, डी एन ई, तो ये 5 अल्फा है, ये 2 अल्फा, ये अनस्टेबल हुआ ना, तो ई इज ग्रेटर देन डी, क्योंकि ई जो है हमारा 2 अल्फा है, और ये तो ये कॉमन है, इसको छोड़ दो, 2 अल्फा अनस्टेबल है, वो ज्यादा होगा, तो ई इज ग्रेटर देन डी। ये कॉन्जुगेटेड डाइन या आइसोलेटेड डाइंस, तो कौन सा हुआ, ए बी, हाँ ई डी में ई ज्यादा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करना है। तो इसमें देखो गलती होने का, इसमें गलती होने का चांस तो पहले ये है, मोर पाई बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। फिर आपको ध्यान रखना है, कॉन्जुगेटेड को करो, फिर आइसोलेटेड, क्यूमुलेटिव। इनफैक्ट आपको यहां लिखना चाहिए ऐसे, आपको यहां लिखना चाहिए, ये कौन सा डाइन है भाई, कॉन्जुगेटेड, ये कौन सा डाइन है, आइसोलेटेड, ये कौन सा डाइन है, क्यूमुलेटिव। कोई नहीं, इट्स ओके। चलो, आज क्या मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, जोधपुर में रहते हैं, जोधपुर से आज कोटा आ रहे हैं, अभी आ गए हैं, और आज मेरे घर में सुंदरकांड का पाठ होता है ना, वो पेरेंट्स और मेरी वाइफ वगैरह वो रखवा रहे हैं, तो मुझे आज जल्दी जाना होगा, तो आपकी क्लास आज यहीं तक होगी, ठीक है। कोई नहीं, उत्साह मुझे आती है, तुमको भी आएगी बहुत अच्छे से। चलो, तो आज क्लास इतनी होगी, और कल सुबह भंडारा है, अगर तुम में से कोई कोटा में है तो कल सुबह 8 बजे भंडारा है, वाइब्रेंट एकेडमी की ये जो बिल्डिंग है, इसी के आगे, वाइब्रेंट एकेडमी की बिल्डिंग आगे जो रोड चलती है ना, उसी पे भंडारा होगा,
तो आप सभी अपने परिवार दोस्तों के साथ सादर आमंत्रित हैं। वेलकम टू द भंडारा। ठीक है, डी वाला रीचेक कर लें। क्यों रीचेक करें? ये ACB सही है ना, अल्फा काउंट करो, सही है, करेक्ट है। अब आप एक डीपी बना के लाना। हीट ऑफ हार्डनेसिंग की डीपी नहीं है यार। चलो ये वाली बना के लाना, डीपी नंबर 79। इसमें एक डाउट आएगा, बाकी हो जाने चाहिए। ये बाद में करेंगे, ये 10th वाला है ना, बाद में करेंगे। तो आपको बनानी है डीपी नंबर 79। हाँ, ये बना सकते हो। सेवेंटी 78 भी बना सकते हो, 79 एंड 78। बिल्कुल प्रिंस, आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू। चलो फिर आज इतना ही रखेंगे, है ना? ओके, क्विज क्विज भी अगली बार कर लेते हैं। ये क्विज करोगे? हीट ऑफ हाइड्रेशन का होगा, रुको। हाँ, ये कर सकते हो। चलो एक क्विज कर लो जाते जाते। थैंक यू हार्दिक। हाँ, मैं कर दूंगा, है ना? चलो ये क्विज कर लेना। एक दो क्विज है, दूसरा नहीं करना है, एक ही करना है बस। बेस्ट ऑफ लक। और जो डाउट है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना।